देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। बूट पहनना। बूट दरअसल मर्दाना इस्तेमाल की अशिया में से है और इसमें तशबीह बिरिजाल पाया जाता है, लिहाजा इसकी इजाज़त नहीं। अलबत्ता अगर इनकी साख्त ही औरतों के लिए हो तो इनका इस्तेमाल जायज़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, क्या औरत मर्दाना जूते पहन सकती है? तो इन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दाना रविश इख्तियार करती हैं। ऊंची एड़ी वाले सैंडल। ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहनना कहीं वजूहात से जायज़ नहीं। इसमें तशबीह बिलफसाकात पाया जाता है। धोखा दही भी है कि कद को ऊंचा जाहिर किया जाता है। सख्त एड़ी की वजह से जूते की आवाज़ पैदा होती है जिससे मर्दों की तवज्जो इस जानिब हो जाती है। ऊंची एड़ी और साइंस और तिब के हवाले से ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहनना इंतहाई मुज़र है। ख़वातीन में टांगों का दर्द आम क्यों? क्या आपने गौर किया है कि बाज़ नौजवान ख़वातीन पैरों और टांगों की तकालीफ में ज़्यादा क्यों मुब्तला होती हैं? इसलिए कि वो ऊंची एड़ी के सैंडल्स पहनती हैं, जिनकी वजह से इनके पंजों की साख्त तक तब्दील हो जाती है। ये सैंडल्स इनकी रीढ़ की हड्डी, कमर और टांगों पर नारमा बोझ बनते हैं। ख़वातीन में ज़्यादातर दो तरह के सैंडल्स मकबूल हैं, एक प्लेटफॉर्म शूज़ कहलाते हैं और दूसरी ऊंची एड़ी वाले सैंडल्स। प्लेटफॉर्म शूज़ के ज़रिए ख़वातीन अपने कद में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच का इजाफा कर सकती हैं, क्योंकि इनका तला इतना ही मोटा होता है। तला मोटा होने की वजह से ये सैंडल्स आम जूतियों से 3 गुना ज़्यादा भारी हो जाते हैं। ख्वाह मुख्वाह वज़न उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी टांगें जल्द थक जाती हैं। दूसरा ये कि इतनी ऊंचे सैंडल पहनकर तवाज़ुन बरकरार रखना निस्बतन मुश्किल काम है। अनाड़ी ख़वातीन तो एक तरफ इस कोशिश में अच्छी मॉडल्स के पैर मर जाते हैं और वो धड़म से ज़मीन पर आ गिरती हैं। ऊंचे सैंडल और हमारे फुटपाथ। मोटे तले वाले सैंडल्स हमारे मुल्क में और ज़्यादा नुकसानदा हैं कि हमारे यहाँ के फुटपाथ और सख्त नाहमवार और ऊंची नीची हैं और इन पर आम जूते पहनकर भी महफूज तरीके पर नहीं चला जा सकता। इस आलिम में मोटे और तले वाले जूते प्लेटफॉर्म शूज़ पहनकर चलना किसी करतबबाज ही को ज़ेब देता है, सिन्फ़े नाजुक औरत को नहीं। ऊंची एड़ी के सैंडल्स। दूसरी तरह के परेशान कुन सैंडल्स वो हैं जिन्हें ऊंची एड़ी वाली जूती कहा जाता है। इनके नुकसानात 2 तरह के हैं। एक तो ये कि इन्हें पहनकर पैरों की उंगलियां सख्त बेआराम हो जाती हैं। छोटी सी तंग जगह में इन उंगलियों का फुट होना मुमकिन नहीं होता, इसलिए वो एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं। ये सिलसिला तवील अरसे तक जारी रहे तो पैर की उंगलियों की साख्त ही बदल जाती है और अंगूठे के ऊपर चढ़कर रह जाती हैं। इसके अलावा पंजे पर मुख्तलिफ मकामात पर घोकरों और गेब बन जाते हैं जो दर्द करते हैं। इस मरहले पर खातून के लिए आसान रास्ता यह है कि वो तंग सैंडल्स तर्क करके आरामदा सैंडल पहने। दूसरा कि वो तंग और ऊंची सैंडल्स पहनकर मज़ीद तकलीफ बर्दाश्त करती रहे और फैशनेबल कहलाए। ऊंची एड़ी के सैंडल्स तवील अरसे तक यानी 6 माह से 1 साल तक पहनने का दूसरा नुकसान ये है कि पिंडली की एक अहम रग छोटी हो जाती है। ये वो मोटी रग है जो एड़ी को पिंडली के साथ मिलाती है। मछली इसके छोटा होने के नतीजे में पैर बाज़ सूमतों में आज़ादाना हरकत के काबिल नहीं रहता और इसे किसी हरकत के बायस दर्द होता है। इस तरह अगर मुतासरा खातून सीधे सादे स्लीपर पहन ले तो इससे दर्द होता है, क्योंकि छोटे होने के सबब पैर पूरी तरह स्लीपर में नहीं आया। ऊंची एड़ी के साथ चलने वाली ख़वातीन में टखने की मोच का ख़तरा भी ज़्यादा होता है। एक औसत इंसान यौमिया 5000 कदम उठाता है। ऊंची एड़ी पहनने की सूरत में जिस्म में सारा बोझ और चलने की कुव्वत पंजे की सूरत में और जिस्म का सारा बोझ पंजे की सूरत में अगले हिस्से पर पड़ती है। 3 पंच ऊंची एड़ी पहनने की सूरत में नीचे के अगले हिस्से पर 1 इंच वाली सैंडल के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा दबाव पड़ता है। फैशन इंडस्ट्री क्या कहती है? फैशन इंडस्ट्री की दलील ये है कि ऊंची एड़ी के सैंडल से खातून का कद ऊंचा हो जाता है और वो ज़्यादा स्मार्ट और पुशकशिश दिखाई देती है। फैशन इंडस्ट्री दरअसल ये कहना चाह रही है कि ऐसी सैंडल्स पहनकर खातून ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है और वो अपने हुस्न का ज़्यादा ज़ोर व शोर के साथ
اشتہار دے رہی ہوتی ہے کہ کس قیمت پر، اپنی صحت اور جسمانی خدوخال کی قیمت پر، کیونکہ اونچی ایڑی کی سینڈل کے بارے میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس سے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دراصل ہمارے جسم کا توازن برقرار رکھنے کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ جسم عمودی حالت میں ہو اور اس کا سارا زور ایک مستحکم بنیاد یعنی پیر کے انگوٹھے سے لے کر ایڑی تک پڑ رہا ہو، لیکن اونچی ایڑی پہننے سے جسم کا سارا وزن پنجے کے اگلے حصے یعنی انگوٹھے کے نچلے گول ہڈی پر پڑتا ہے، اور یہ وزن طویل عرصے تک پڑتا رہے تو انگوٹھے کے جوڑ سوج جاتے ہیں یا پھر اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں، جس سے پنجہ بدنما ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کولے باہر کو نکلنے رہنے سے کولے کی ہڈی مقررہ جگہ پر نہیں رہتی اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی باہر کی طرف غم آ جاتا ہے۔ طویل عرصے تک اونچی سینڈل پہننے والی 75% خواتین 60 سال سے زائد عمر کو پہنچ کر پیروں یا کمر کی سنگین تکالیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ فرعون کے زمانے میں ہفتہ 10 دن کا ہوتا تھا۔ تتلی کے چکنے کی حس اس کے پاؤں میں ہوتی ہے۔ دنیا کے سب سے طویل جنگ فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ جنگ 1338 کو شروع ہوئی تھی اور 1453 کو ختم ہوئی تھی، یعنی یہ 115 سال جاری رہی تھی۔ اگر مرغی شوربے والی پکانی ہو تو اسے پکانے سے 10-15 منٹ پہلے لیموں کا رس اور سرکہ لگا کر رکھ دیں، پھر گھی میں تل کر مسالہ ڈال کر پکائیں۔ تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں۔ تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں اور اس املی والے پانی سے برتنوں کو دھوئیں اور خوب رگڑیں، برتن چمک اٹھیں گے۔ کثرت استعمال کے بعد پلاسٹک کے برتنوں اور بوتلوں پر کچھ داغ پڑ جاتے ہیں اور چکنائی جم جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑے سے ٹب میں برتنوں کے حساب سے 2 بڑے چمچے کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر برتن اس گرم پانی میں بھگو دیں۔ نتائج حیران کن ہوں گے۔ ہاتھی دانت سے بنی مصنوعات اکثر زرد پڑ جاتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو شیشے کے مرتبان میں رکھ کر سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھ دیں، ان کی زردی ختم ہو جائے گی۔ پیاز کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پودینے کی ڈنڈیاں یا لیموں کے چھلکے کپڑوں اور کتابوں میں رکھنے سے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ موسم گرما میں تکیے میں اگر تھوڑا سا کافور ملا دیا جائے تو اس سے تکیہ ٹھنڈا بھی ہوگا اور کھٹمل بھی نہیں پڑیں گے۔ بارش کے موسم میں گھر میں لوبان کی دھونی ضرور دیں، اس سیلن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کپڑوں پر چکناہٹ لگ جائے تو اس پر خوب پاؤڈر چھڑک کر استری کر لیں اور پھر واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں۔ بعض دفعہ مہندی ہلکی رہتی ہے۔ جب مہندی سوکھ کر جھڑ جائے تو اس پر پان میں استعمال ہونے والا چونا لگا لیا جائے۔ سوکھنے کے بعد ہاتھ دھو لیں یا لونگ کو توے پر ڈال کر ہاتھوں کو دھواں دیں تو مہندی کا رنگ تیز ہو جائے گا۔ مصنوعی زیورات کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کو خوشبو سے بچائیں اور پلاسٹک کی تھیلی میں رکھیں۔ مہندی ہاتھوں پر بہت اچھی لگتی ہے، لیکن مہندی اگر کپڑوں پر لگ جائے تو جان عذاب میں آ جاتی ہے۔ ایسے دیوں کو گرم دودھ میں آدھے گھنٹے کے لیے رہنے دیجیے۔ مہندی کے دھبے فوراً غائب ہو جائیں گے۔ اگر دروازوں کے قبضے پھٹنے لگیں اور ان میں دراڑ پیدا ہونے لگتی ہے تو ایک معمولی پینسل کو خراب شدہ حصوں پر رگڑیں۔ پینسل کا گریفائٹ بریکٹ کا کام انجام دے گا۔ موتیا اور چنبیلی کے پودوں کی جڑ میں اگر لسی چھاچھ ڈالیں یا دودھ کی دیچکی دھو کر اس کا پانی ڈالیں تو بہت پھول آتے ہیں۔ چونے کو انڈے کی زردی میں حل کر کے اس سے شیشے کے ٹوٹے ہوئے گلاس کو جوڑا جا سکتا ہے۔ قالین کے داغ دھبے۔ اگر آپ کی قالین پر داغ دھبے لگ گئے ہیں، ان 6 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال کیجیے اور داغ دھبوں سے نجات پائیے۔ روشنائی کے دھبے۔ کپڑے کے ایک ٹکڑے کو گرم پانی میں ڈبو کر قالین کا وہ حصہ صاف کریں جہاں روشنائی کا دھبا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس جگہ کو الکوہل شبے رگڑ دیں، دھبا چند منٹ میں صاف ہو جائے گا۔ اگر قالین پر تیل اور چکنائی کے داغ پڑ گئے ہوں تو اس جگہ پر نمک، کھانے کا سوڈا، بھٹے کا آٹا ملا دیں۔ اسے فوراً ہی نہ رگڑیں، مذکورہ چیزوں کو جذب ہونے کا وقت دیں۔ اس کے بعد اسے صاف کر دیں۔ چائے یا کافی کا دھبا۔ قالین سے چائے یا کافی کے دھبے دور کرنے کے لیے گرم پانی میں سفید سرکہ ملائیں اور اسے دھبوں پر لگا دیں۔ مناسب وقفے کے بعد ٹیشو پیپر سے رگڑ کر صاف کر دیں، دھبے دور ہو جائیں گے۔ پھلوں کے رس کے داغ۔
थोड़ी सी शेविंग क्रीम उंगली पर लगाकर इस जगह पर लगा दीजिए जहां कालीन पर फल का रस गिर गया हो। थोड़ा वक्फ देकर स्पंज के एक टुकड़े को गर्म पानी में डुबोकर कालीन को साफ कर दें। जानवरों के पेशाब के धब्बे। जानवरों का पेशाब खुश्क होने पर नजर नहीं आता, लिहाजा इसे तेज रोशनी में देखें। अगर कालीन पर किसी पालतू जानवर ने पेशाब कर दिया हो तो जगह पर चाक से निशान लगा दें। फिर दाग धब्बे दूर करने के लिए सफाई के पाउडर में गर्म पानी मिलाकर इसे साफ कर दें। थोड़ी ही देर में कालीन चमक उठेगा। कीचड़ के दाग। अगर कालीन पर कीचड़ के दाग लग गए हों तो कीचड़ के खुश्क होने का इंतजार कीजिए। इसके बाद सफाई के पाउडर से इन दागों को साफ कर दें। अगर कालीन इसके बावजूद साफ ना हो तो सोडा लगाकर साफ कपड़े से रगड़ डालें। ये अमल इस वक्त तक करते रहें जब तक दाग साफ ना हो जाएं। इस्त्री साफ करने का तरीका। बिजली की इस्त्री को अगर जंग लग जाए तो अखबारी कागज पर नमक लगाकर इस पर रगड़ने से जंग दूर हो जाता है। कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने से पहले इनके बटन सिप वगैरह बंद कर दें ताकि वो आपस में ना उलझें। कपड़ों को बेरंग होने से बचाने के लिए इन्हें उल्टा करके धोएं और सुखाएं। पहली बार गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक मिलाएं, इससे कपड़ों का रंग पक्का हो जाता है। गहरे रंग के कपड़े जो कई बार धुले हों, इनमें चमक लाने के लिए भी तकमील मौजू है। लीमू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैज़े में अफाका होता है। पुदीने का रस पीने से हैज़ा ख़त्म हो जाता है। जायफल का जोशांदा पीने और लौंग पानी में उबालकर पीने से हैज़े में लगने वाली प्यास ख़त्म हो जाती है। कुलवंजी से मोटापे का यकीनी इलाज। मोटापा दूर करने के लिए नीम गर्म पानी में कुलवंजी का बारीक सफूफ करके इसके बराबर काली मिर्चें मिला लें और इसके साथ शहद और एक लीमू का रस सुबह निहार मुँह पिएं। कुलवंजी शायद चर्बी को ख़त्म करने के साथ साथ शुगर कंट्रोल करने में भी मददगार है। बोतलों की सफाई के लिए बोतल में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर और एक अंडे का छिलका कुचलकर बोतल के मुंह में डाल दें और बोतल को हिलाएं। फिर ये सब उलटकर बाहर निकाल दें। सफ़ेद कपड़ों की पिलाहट दूर करना। सफ़ेद कपड़ों की पिलाहट दूर करने के लिए कपड़ों को धोने के बाद पानी में थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें। अब इसमें कपड़े कंघालें और निचोड़ कर सुखाएं। जब रेशमी सफ़ेद कपड़े कंघालें तो सफ़ेद सिरका या नमक मिलाएं और साए में खुश्क कर लें। दिल मुर्दा है और इसकी ज़िंदगी इल्म है। इल्म भी मुर्दा है और इसकी ज़िंदगी तलब करने से है। जो अल्लाह के कामों में लग जाता है, अल्लाह ताला इसके कामों में लग जाता है। दुनिया और दुनिया की चीज़ें इस काबिल नहीं कि इनसे दिल लगाया जाए, इसलिए जो मशगूल फ़ानी हो गया वो बाकी के साथ महबूब हो जाएगा। बदबख्त है वो शख्स जो खुद तो मर जाए लेकिन इसका गुनाह ना मरे। मुसीबत की जड़ और बुनियाद इंसान की गुफ्तगू है। शुक्रिया।